खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रेमी ने कमरे पर बुलाकर काटा प्रेमिका का गला। मुंडावर कस्बे की घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर जताया रोष। महकमों के आंखें मूंदने से सिलीसेड क्षेत्र में पनपे अतिक्रमण, लगातार मॉनिटरिंग का बना अभाव। कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के साथ ही की मारपीट, लॉ कॉलेज परिसर में बदमाश युवकों ने दिया अंजाम। और बालाकिला मुख्य मार्ग की मरम्मत नहीं होने से श्रद्धालु और सैलानी उठा रहे परेशानी, पर्यटन पर भी पड़ा प्रतिकूल असर। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। मुंडावर में युवती की हत्या का मामला सामने आया है। धारदार हथियार से इस युवती का गला काट दिया गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रेमी ने अपने कमरे पर बुलाकर हत्या को अंजाम दिया। मृतका मुस्कान मुंडावर के करनी कोट की निवासी है। वहीं आरोपी उपेंद्र हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित दोगड़ा का रहने वाला है। मुंडावर कस्बे में हुई वारदात के बाद मौके पर FSL की टीम पहुंची, साथ ही हजारों की तादाद में ग्रामीण मुंडावर थाने पहुंचे। इसके अलावा रोड जाम का प्रयास भी किया गया। वक्त रहते मॉनिटरिंग और एक्शन के अभाव में अतिक्रमण पनप रहे हैं। सिलीसेड क्षेत्र के होटल इसका हालिया नमूना है। यहाँ कन्वर्जन नहीं होने के नाम पर कई होटलों को सीज कर दिया गया है। उधर स्थानीय निवासियों और पंचायती राज प्रतिनिधियों का कहना है कि प्रशासन की नींद समय रहते नहीं खुलती। निर्माण होने से पहले ही प्रशासन यह कार्रवाई करता तो यह नौबत नहीं आती। सिलीसेड जैसे पर्यटक स्थलों पर भूमाफिया पनपने का सिलसिला जारी है। हाल ही 10 होटल सीज किए गए हैं, लेकिन अभी सरिस्का और सिलीसेड क्षेत्र में बहुत से अवैध निर्माण बाकी हैं। इमारतों के निर्माण से लेकर संचालन होने तक पटवारी से उच्चाधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। अक्सर कोर्ट के निर्देश के बाद ही कार्रवाई होती है। होटलों के अलावा प्लॉटिंग का सिलसिला भी जारी है। वहीं हाल ही सीज हुए होटलों के कन्वर्जन की मांग भी उठ रही है। ऐसे में जागरूक वर्ग का यह भी कहना है कि सिलीसेड से बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर हुए कुछ निर्माण का कन्वर्जन कैसे संभव है। अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि सिलीसेड क्षेत्र में हाल ही में कार्रवाई की गई है, लेकिन प्रशासन पहले नहीं जागता। इसके अलावा छोटे रेस्टोरेंट आदि पर कार्रवाई से रोजगार प्रभावित हुआ है। उधर स्थानीय निवासियों के मुताबिक निर्माण होने से पहले ही संबंधित विभागों को पूरी नजर रखनी चाहिए। भाई, जो प्रशासन ने जो कदम जो उठाए है ना, ये हमारे हिसाब से तो इन्होंने गलत कदम उठाया है। ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था, जो आज से पहले जब इनका निर्माण हुआ था तब। अब ये छोटे छोटे जो व्यवसाय जो कर रहे हैं और अपने जो गुजारा कर रहे हैं, इन लोगों को अचानक से तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। क्या करेंगे बेचारे, कैसे कैसे अपनी चाय पकौड़ी बेच रहे, क्या कमा लेंगे वहाँ। अच्छा, जब मतलब न्यायालय कहता है तभी जागते हैं ये। हाँ, कैसे इनको तब कदम उठाना चाहिए जिस दिन इन्होंने नींव रखे थे, तो उस टाइम प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है। अब ये जब कंप्लीट निर्माण हो गए उसके बाद ये तोड़-फोड़ कर रहे हैं। क्या तो शायद सरकार का ये गलत रवैया है। अवैध ये प्लॉटिंग से कितना असर पड़ता है? नहीं, अवैध कुछ नहीं। इनका पहले ये तो सरकार को कन्वर्जन करना चाहिए, उसके बाद इनको फिर प्लॉटिंग की इनको अनुमति देनी चाहिए। फिर वो देखनी तो चाहिए ना सरकार को। देखिए, सिलीसेड क्षेत्र में होटल, ढाबे और प्लॉटिंग ये पहले से ही चलता आ रहा है, और इसमें कोई संदेह नहीं कि सिलीसेड क्षेत्र में आने वाला पर्यटन इन होटल ढाबों पे चाय पानी पीता है, खाना खाता है। और अब अचानक प्रशासन जागा है और अब प्रशासन ने अचानक कार्रवाई यहाँ करी है, तो इससे हमारे यहाँ का जो व्यवसाय है पर्यटन का, वो भी प्रभावित होगा। और सरकार को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए, तो जब ये बने थे जब भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अब अचानक इन पे आके इस तरह की कार्रवाई, और फिर कार्रवाई भी आधे अधूरे उस पर हुई है। उसको या तो पहले निर्माण को रोकना चाहिए था इनको, और अब जब लोगों का करोड़ों रुपया लग गया है उसके बाद ये इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए। मानवता को देखते हुए छोटा मोटा जो व्यवसाय कर रहे हैं चाय पकौड़ी का, उनके कम से कम ढाबों को नहीं बंद करना चाहिए। कुल मिलाकर सिलीसेड क्षेत्र के होटलों पर हुई कार्रवाई के संदर्भ में ये जरूरी है कि सरिस्का और सिलीसेड इलाके में मॉनिटरिंग बढ़ाई जाए। यदि नियमों के दायरे में कन्वर्जन संभव है तो जरूर हो, लेकिन प्रावधानों की धज्जियां उड़ाने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जानी चाहिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर के आर्ट्स लॉ कॉलेज परिसर में शनिवार को एलएलबी प्रथम वर्ष की परीक्षा देने आई एक छात्रा के साथ 2 युवकों ने छेड़छाड़ कर डाली। वहीं विरोध करने पर मारपीट कर दी। छात्रा कॉलेज परिसर में चीख चीख कर मदद मांगती रही, लेकिन मौके पर मौजूद व्याख्याता और स्टूडेंट्स आरोपी युवकों को पकड़ नहीं सके। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद कुछ छात्र नेता भी पहुंच गए और कॉलेज में हंगामा किया। इसी दौरान पीड़िता के दादा कॉलेज पहुंचे, जो जिला पार्षद भी हैं। छात्रा ने रोते हुए उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया। वहीं परिजन और छात्र नेताओं ने प्रिंसिपल ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो दोनों आरोपियों की पहचान जिपिन यादव और आसिफ के रूप में हुई है, जो कॉलेज के छात्र नहीं हैं। इनके खिलाफ शिवाजी पार्क थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी और इसी बीच दोनों युवक बाइक से आए और उसे घूरते हुए छेड़ने लगे। विरोध करने पर एक युवक मारने के लिए पेड़ से टहनी तोड़ने लगा और दूसरे युवक ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया, साथ ही सीने पर लात भी मारी। छात्रा के चिल्लाने पर लोग इकट्ठे तो हो गए, लेकिन कोई हस्तक्षेप नहीं किया। दोनों आरोपी उसे पीटकर फरार हो गए। यह घटना लाइब्रेरी के पास हुई थी। उधर सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। मेरा नाम आस मोहम्मद है, मैं जिला परिषद का मेंबर हूँ। मेरी पोती एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, जिनका आज एग्जाम होना है। आज एग्जाम 2 बजे से, तो वो पहले ही आ गई लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए। 12-1 बजे से 1 बजे के पहले ही तो पढ़ने आ रही थी। तो और बच्ची थी कि लाके किसी बच्चे ने उससे बदतमीजी करके उसके साथ मारपीट की है। अफसोस की बात है, कॉलेज में इस तरह का प्रशासन, ना कोई पुलिस है, ना कोई गार्ड है, ना मुझे ताज्जुब होता है कि सीसीटीवी कैमरे देखें चालू, कोई कैमरे काम नहीं कर रहे, तो काहे के कॉलेज की काहे की व्यवस्था है। अफसोस होता है मुझे। लड़के क्या जानते हैं आपस में? आसिफ था, एक और नाम था उसका, मैं अभी मेरे पास नाम है उनको जान। जिपिन, आसिफ और जिपिन है, 2 लड़के और लड़की बताया गया। क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर चल रहा है, इसलिए मैंने उसको कहा बेटा पेपर दे पहले। पेपर होने से पहले घटना हुई है? पहले पेपर होने से पहले घटना हुई है, 1 बजे के आसपास हुई है। ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहूँ, इस आप कम से कम ये बाइट चले तो ये कहें तो सही, प्रशासन देखे तो सही कि कॉलेज में इतनी अनहोनी है। पहली बात तो हम बच्चियों को पढ़ाते ही नहीं है, मेरे समाज में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से हमने उसको बाइक दी है, चलाना सिखाया है, और एलएलबी की बीए करके एलएलबी कराई है, फिर ये कंडीशन आ रहे हो, तो हमारा तो ये विश्वास ही तोड़ रहे हैं लोग। कुल मिलाकर कला एवं विधि महाविद्यालय परिसर में हुई यह घटना बेहद अफसोसजनक है और इसे लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। सरिस्का के बालाकिला बफर क्षेत्र में पिछले करीब 6 महीनों से पर्यटकों का प्रवेश बंद है। बालाकिला से करणी माता मंदिर तक जाने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वन विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से यह कदम उठाया है। इस क्षेत्र में करणी माता मंदिर और चक्रधारी हनुमान मंदिर सहित कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं। ऐसे में यहां पर्यटकों और श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही रहती थी, लेकिन सड़क धंसने के बाद अनहोनी की आशंका को देखते हुए आवाजाही को रोक दिया गया था। गौरतलब है कि बफर जोन के बालाकिला क्षेत्र में बाघों की साइटिंग भी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन मुख्य मार्ग बंद होने के बाद वन विभाग ने अस्थायी रूप से अंधेरी की ओर वैकल्पिक रूट शुरू किया है। हालांकि इससे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा हो रही है। क्षेत्र में स्थिति का जायजा लेने वन मंत्री एवं अलवर शहर विधायक संजय शर्मा भी पहुंचे थे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और वन अधिकारियों को मार्ग को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन मरम्मत कार्य अब तक आगे नहीं बढ़ सका है। वन मंत्री के निर्देश पर इस मार्ग की मरम्मत पहले भी शुरू की गई थी, लेकिन दोबारा जमीन खिसकने से काम रुक गया। 6 माह से बंद पड़े इस रास्ते का असर अब जिप्सी संचालकों की आजीविका पर भी दिखने लगा है और पर्यटक संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। वहीं पर्यटक और श्रद्धालु मुख्य मार्ग के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। अलवर नगर निगम द्वारा शनिवार को मनुमार्ग आदि मुख्य बाजारों में अतिक्रमण के चिन्हित स्थानों का निरीक्षण किया गया। निगम आयुक्त सोहन सिंह के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची और जायजा लिया। आयुक्त ने बताया कि मनुमार्ग पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापारी भी चिंता जता रहे हैं। इससे यातायात भी बाधित होता है। ऐसे में टीम ने सभी चिन्हित स्थानों का विस्तृत निरीक्षण किया है। इस दौरान फुटपाथ, सड़क किनारे और दुकानों के बाहर अतिक्रमण के हालात नजर आए। आयुक्त के अनुसार निगम शहर वासियों के हित में बिना किसी दबाव के नियमानुसार कार्रवाई करेगा। वहीं अतिक्रमण हटाने के लिए निगम लगातार अभियान चला रहा है, जिससे शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों में सुगम आवाजाही बनी रहे। आने वाले दिनों में बाजारों में नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे दोबारा अतिक्रमण न होने पाए। नगर निगम अलवर के द्वारा आज शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं
और हमारी टीम के द्वारा जो मुख्य बाजारों की सड़कें हैं उनकी पैमाइश की गई है और जो अतिक्रमण जो पाए गए हैं उनको मौके पर निशानदेही लगाकर चिन्हित किए गए हैं। जो अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं उनको नोटिस जारी किए जाएंगे, तत्पश्चात सुनवाई की जाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। बीच में अतिक्रमण कार्रवाई के विरोध भी हुआ था, कई काफी लोगों ने विरोध किया। हालांकि अधिकतर लोग इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से सहमत हैं और अधिकतर व्यापार मंडल के लोग जो हैं वो मेरे ऑफिस में 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है। उनके द्वारा सहमति जताई गई है कि अतिक्रमण हटाया जाना उचित रहेगा, तो उन सबकी सहमति के साथ ही हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं तो वो लोग विरोध भी कर रहे हैं। हालांकि विरोध करने वालों की संख्या बहुत कम है। शहर के व्यापारी गणों का बहुत हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है और इसी के जरिए हम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर पा रहे हैं। अलवर एसीबी विशेष न्यायालय ने अपर आयकर आयुक्त को 7 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। वर्ष 2017 में एक मामले के निस्तारण के लिए अपर आयकर आयुक्त ने रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी ने 50,000 रुपए कैश दिए थे और बाकी बची रिश्वत की राशि के 2 चेक इस अधिकारी को दिए थे। इसके बाद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अधिवक्ता जसवंत सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में कोट कासिम स्थित शर्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल के संचालक धनपत सिंह ने शिकायत की थी। एसीबी द्वारा मामले का सत्यापन करवाया गया। इसके बाद जाल बिछाकर अधिकारी बनवारी लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल को दोषी मानते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय में सजा मिलने के बाद अपर आयकर आयुक्त को जेल भेज दिया गया। आज माननीय न्यायालय ने सरकार बनाम बनवारी लाल में अभियुक्त बनवारी लाल को सजा सुनाई गई है। मामला इस प्रकार से था कि दिनांक 15/2/2017 को बनवारी लाल अपर आयुक्त विभाग अलवर द्वारा परिवादी धनपत सिंह द्वारा संचालित शर्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के हिस्सेदार अमर सिंह को हटाए जाने के लिए 30 लाख रुपए की राशि के आयकर मामले को निस्तारित करने के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। मांग का सत्यापन होने पर एसीबी द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई। ट्रैप कार्रवाई के दौरान परिवादी ने बनवारी लाल को 50,000 रुपए नगद और 2 चेक 6.5 लाख रुपए के दिए, जिसने राशि प्राप्त की, बनवारी लाल द्वारा राशि प्राप्त की गई, जिस पर ट्रैप की कार्रवाई होने पर माननीय न्यायालय में चालान पेश हुआ। चालान धारा सेक्शन 7, 13(1)D और 13(2) में चालान पेश हुआ। अभियोजन की ओर से 26 साक्ष्य करवाए गए और 26 साक्ष्य कराने के बाद अभियोजन का पक्ष मानते हुए माननीय न्यायालय ने आज सजा सुनाई गई। सजा में धारा 7 में 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना तथा धारा 13(1)D और 13(2) में 4 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना और धारा 384 आईपीसी में 2 वर्ष का कारावास और 5,000 रुपए जुर्माना किया गया। हरसौली थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची गर्म सब्जी की कढ़ाई में गिरने से गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार घायल बालिका लक्ष्मी घर में सब्जी पका रही थी। इसी दौरान अपनी छोटी बहन आयुषी के साथ खेल खेल में अचानक उसका पैर फिसला और वह उबलती सब्जी से भरी कढ़ाई में जा गिरी। बालिका की मां चुन्नी देवी ने बताया कि हादसे के वक्त वह घर के बाहर काम में लगी हुई थी। हादसा होते ही परिजन लक्ष्मी को तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में अलवर के सामान्य चिकित्सालय रेफर किया गया है। लक्ष्मी के पिता करण वर्मा उत्तर प्रदेश के बांदा के निवासी हैं और इन दिनों हरसौली में ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। ये सब्जी हम चौक के गए मिट्टी थापने, अब बच्ची है पिछलते आई सो एकदम पीछे को गिर गई तो कढ़ाई में जल गई। क्या कर रही थी अपनी बहन के साथ? ये अपने बहन के साथ वो झाड़ू लगाई जाई थी, ये अपना खेल रही थी तो खेलते खेलते मैं ऐसे पीछे को गई, एकदम इसकी किस चीज में पाट पड़ गया तो कढ़ाई में गिर गई। कितने साल की है? 8 साल। अच्छा, अभी यहाँ पे कहाँ रहते हो? अभी रहते हैं हरसौली पे। हरसौली में? हाँ। क्या काम करते हो? मिट्टी थापते ईटा। तो आप कहाँ थे उस समय? उस समय हम पसार में थे। काम कर रहे थे? हाँ, काम कर रहे थे। तो किसने बताया? छोटा लड़का गया भाग के और लड़की गई कि मम्मी भाई दीदी जल गई तो भाग के वहाँ से आए हम। स्कूल में पढ़ती है ये? नहीं पढ़ती। कोई सा भी नहीं पढ़ता बच्चा? कोई से नहीं बच्चा पढ़ता। सब काम करते हैं साथ में? सब काम करते हैं। खेड़ली कस्बे से नदबई की ओर जाने वाले आगरा बांदीकुई रेलवे मार्ग पर गंभीर वारदात सामने आई।
कस्बे से करीब 3 किलोमीटर दूर अज्ञात लोगों ने रात में इंटरसिटी खजुराहो एक्सप्रेस पर पथराव किया, जिससे एसी कोच का एक शीशा टूट गया। इंटरसिटी के जयपुर पहुंचने के बाद रात करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम से खेड़ली रेलवे स्टेशन पर पथराव की सूचना भेजी गई। इसके बाद आरपीएफ ने मौके पर जांच शुरू की और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसी स्थान पर बदमाशों ने और बड़ा हादसा करवाने की कोशिश की। इन्होंने रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के फेसिंग ब्लॉक रख दिए, जिनके बीच से रात को मालगाड़ी गुजर रही थी। सीमेंट ब्लॉक ट्रेन के नीचे फंस गए और मालगाड़ी अचानक रुक गई। गनीमत रही कि रफ्तार कम थी और लोको पायलट की नजर ब्लॉक पर पड़ गई, जिससे मालगाड़ी पलटने से बच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और आरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पटरी से ब्लॉक हटाकर करीब 20 मिनट बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। गौरतलब है कि आगरा बांदीकुई डबल लाइन प्रोजेक्ट के काम के लिए भूमि समतल करने का काम चल रहा है। इसी वजह से रेलवे भूमि पर सीमेंटेड पोल और तारबंदी की गई थी, लेकिन कई स्थानों पर यह तारबंदी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बदमाशों ने इसी क्षतिग्रस्त जगह से सीमेंटेड ब्लॉक उठाकर पटरी पर रख दिए। ये ब्लॉक पुराने और जर्जर होने के कारण मालगाड़ी से टकराते ही चूर चूर हो गए, अन्यथा इसके पटरी से उतरने की आशंका थी। घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट मथुरा से रात में ही मौके पर पहुंच गए। इसके बाद आगरा से आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट भी घटनास्थल पर पहुंचे। इसे लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और अधिकारियों ने क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कल रात में नदबई और खेड़ली के बीच में ये किलोमीटर 97/1 पर एक मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक के ऊपर स्लीपर रखने की घटना का रिपोर्ट किया था। इसमें तुरंत कार्यवाही करते हुए पहले स्लीपर को रेलवे कर्मचारियों द्वारा हटवाया गया है। 21:25 यानी कि 9:30 बजे रात की ये घटना है और लगभग 20 मिनट में गाड़ी उस साइड से रवाना हुई है। इसके बाद रेलवे के उच्च अधिकारियों ने आरपीएफ के कमांडेंट वगैरह वहाँ पे उन्होंने साइट को विजिट किया था और वहाँ पे प्रारंभिक जांच की थी। प्रारंभिक जांच में इसमें कोई मिसक्रिएंट की एक्टिविटी को इसमें पाया गया है, जिसके बाद सिविल पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है। सिविल पुलिस ने भी वहाँ पे विजिट किया है और आगे की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है। अलवर जयपुर रोड पर सरिस्का क्षेत्र में रात करीब 11 बजे बाघ बाघिन नजर आए। करीब 8 मिनट तक दोनों सड़क पर रहे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। टाइगर टाइग्रेस को देखकर किसी वाहन चालक की आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके अलावा सदर गेट पर भी बाघ ST 2304 दिखाई दिया, जबकि यहां बाघिन ST 9 की साइटिंग भी अक्सर होती रहती है। इससे पहले यह इलाका टाइगर ST 21 युवराज का था। उधर सड़क पर बैठे बाघ बाघिन का दृश्य लोगों ने कैमरे में भी कैद किया। उधर सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटक बाघ 2304 की शानदार साइटिंग से रोमांचित हैं। सुबह की सफारी के दौरान उन्हें नजदीक से यह बाघ कालीबाड़ी रूट के आसपास दिखाई दिया। पर्यटकों ने इस दुर्लभ पल को अपने कैमरों में कैद किया। सर्दी अब अपना असर दिखा रही है। अलवर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रात के समय कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। देर रात शहर में हल्की धुंध रही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में घास और फसलों पर ओस जम गई। वहीं शहर का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री दर्ज हुआ है। पिछले 6 दिनों में न्यूनतम तापमान में 5.2 डिग्री की गिरावट हुई है। वहीं अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री रहा। प्रदेश के 10 सबसे ठंडे शहरों में अलवर 6ठे स्थान पर दर्ज किया गया। अलवर के तुलेड़ा क्षेत्र में सरसों की पत्तियों पर हल्की बर्फ जमी दिखाई दी। सूरज की पहली किरण पड़ते ही बर्फ पिघलकर टपकने लगी। आसपास घास पर भी सफेद परत नजर आई। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण रातों में ठिठुरन बढ़ गई है। सोमवार से न्यूनतम तापमान में लगभग 3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जिससे ठंड में कुछ कमी आ सकती है। उद्यानिक विभाग के सहायक निदेशक KL मीणा ने बताया कि 80 से 90% नमी और तापमान 10 डिग्री से नीचे होने पर ओस जमना शुरू हो जाती है। शहरी इलाकों में तापमान 5 डिग्री या इससे कम होने पर खेतों में यह 3-4 डिग्री और नीचे चला जाता है, जिससे घास एवं फसलों पर ओस जम जाती है। उन्होंने बताया कि तापमान में यह गिरावट गेहूं, सरसों और चने की फसलों के लिए बेहद फायदेमंद है। अलवर जिला मुख्यालय पर सामान्य चिकित्सालय में बंदरों का जमावड़ा नजर आता है। यहाँ भरतपुर, यूपी, हरियाणा और मेवात तक से मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में बड़ी तादाद में बंदरों का जमघट लगा रहता है। परिसर में पूरे दिन बंदर बिजली के तारों पर भी झूलते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे में लाइन में कभी भी फॉल्ट हो सकता है। इसके अलावा तार टूटकर नीचे गिरने की आशंका बनी रहती है। वहीं इन दिनों सर्दी के चलते मरीजों के परिजन अस्पताल परिसर में धूप में बैठे रहते हैं,
ऐसे में बंदर उनके खाने पीने का सामान तक उठाकर ले जाते हैं। अस्पताल प्रशासन आज तक बंदरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सका है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि शनिवार को जिले भर में मनाई गई। सुबह से ही विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा बाबा साहेब को नमन करने का सिलसिला जारी रहा। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, कार्यकर्ता और कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अंबेडकर सर्कल पहुंचे। उन्होंने अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर करोड़ों वंचितों की आवाज थे। उनके संघर्षों की बदौलत ही भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि वे डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने और समानता पर आधारित समाज के निर्माण का कार्य करेंगे। ये भारत के संविधान के निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान समाज सेवी, महान शिक्षाविद स्वर्गीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आज महापरिनिर्वाण दिवस है और हम सभी कांग्रेस जनों ने यहाँ पर आकर के बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि की है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा साहब की आत्मा जहाँ भी रहे, उनका आशीर्वाद इस देश पर और हमारी कांग्रेस पार्टी पर हमेशा बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार या प्रशासन की ओर से बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर सर्कल मूर्ति पर माल्यार्पण तक नहीं किया गया, न ही मूर्ति की सफाई हुई और न ही कोई सरकारी नुमाइंदा वहां पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल को भी सिर्फ वोट के वक्त बाबा साहेब अंबेडकर याद आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी को याद कर रहे हैं। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है हमारे एससी प्रकोष्ठ के द्वारा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है समाज कल्याण विभाग यहाँ जो सर्किल पे जो मूर्ति लगी हुई है अंबेडकर सर्किल, उसमें पुष्पांजलि का प्रोग्राम करता था, लेकिन अब की बार वहाँ पे प्रोग्राम तो छोड़ दीजिए, वहाँ मूर्ति तक की सफाई नहीं की गई और कोई भी सरकारी नुमाइंदा वहाँ पे नहीं आया। तो बाबा साहब सिर्फ चुनाव में याद आते हैं कि इनको ये बात पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, चाहे वोट चोरी से हो, संविधान के अंदर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार है, ये उनके वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 5 साल के अंदर पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होने चाहिए, उनको रोकने का काम कर रहे हैं। सीधा सीधा संविधान को चैलेंज ये लोग कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों को, पिछड़ों को, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए इस देश का जो संविधान बनाया और ऐतिहासिक संविधान, पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत संविधान हमारा है, उसको लेकर हम बाबा साहब को आज याद कर रहे हैं। अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कहा है कि विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री यादव किशनगढ़ बास में बस स्टैंड के उद्घाटन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का भी आह्वान किया। उधर खैरतल तिजारा जिले का नाम और मुख्यालय नहीं बदलने की मांग पर जारी धरने को मंत्री यादव ने गुमराह करने वाला बताया है। आज के किशनगढ़ वास के इस विभिन्न 125 करोड़ रुपए की योजनाओं के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे इलाके के और आपके बीच में रहने वाले
आपके सुख दुख में काम करने वाले आपके साथी हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य रामेत यादव जी, कठुमर के हमारे विधायक भाई रमेश खींची जी, अलवर के हमारे जिला प्रमुख चौधरी बलबीर सिंह छिल्लर जी, अलवर ग्रामीण के हमारे पूर्व विधायक भाई जयराम जाटव जी, अलवर शहर के हमारे पूर्व विधायक भाई बनवारी लाल जी, यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष तारामणि जी, पूर्व सभापति अशोक डाटा जी, जिला महामंत्री श्री सुभाष जी, अनूप यादव जी, हमारे बहरोड से पधारे बस्तीराम यादव जी, हमारी कोट कासिम की प्रधान बहन संता देवी जी, पूर्व जिला पार्षद रहमत जी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत पाटा जी, राजेश बटवाड़ा जी, मीडिया के प्रभारी लक्ष्मीकांत जी हमारे अलवर से आए हैं, मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल जी, मनीष शर्मा जी, राजकुमार जी, यशपाल जी, सुरेंद्र जांगीर जी, हमारे बीच में उपस्थित राम बाबू जाटव जी, और मैं रामेश जी को कहूंगा जितनी भी पुस्तकें मिली हैं राम बाबू जी के जाटव पुस्तकालय के लिए यही मंच से उनको भेंट भी कर दो। क्या राम बाबू, यहाँ पर आ जाओ राम बाबू जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे राम बाबू जी बहुत अच्छा पुस्तकालय चलाते हैं और बाबा साहब के आज परिनिर्वाण दिवस पर मैं अपनी तरफ से भी 1 लाख रुपए की पुस्तकें आपके जाटव पुस्तकालय को आज भेंट करने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर उपस्थित प्रेम पटेल जी हमारे बीच में जो इन विकास योजनाओं के लिए हमारे साथ लगे रहे, खैरतल में जिन्होंने कलेक्टर के रूप में अच्छा काम किया और अब राजस्थान राजस्व बोर्ड के सदस्य बन गए, श्री किशोर कुमार जी, जिले के एसपी श्री मनीष जी, आज 6 दिसंबर को हम बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पे उनको याद करते हैं। इस देश को उन्होंने संविधान दिया और इस देश के संविधान ने पिछले 70 सालों में भारत की लोकतंत्र की यात्रा को मजबूती से बढ़ाया। उनके दिए हुए संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, गरीब आदमी के घर तक शिक्षा की अलख, विकास की सड़क और उम्मीदों की रोशनी को पहुंचाने का काम किया। उधर केंद्रीय मंत्री यादव ने बूढ़ी बावल में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण किया। इससे स्थानीय मरीजों को इलाज में सुविधा होगी। उधर केंद्रीय मंत्री ने बूढ़ी बावल स्थित श्री कृष्ण गौशाला में टीन शेड निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। उन्होंने गायों को चारा और गुड़ भी खिलाया। अलवर के स्कीम 10 स्थित पूर्व पार्षद की दुकान में हाल ही लगी आग से लाखों का नुकसान हुआ था। ऐसे में शनिवार को कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित परिवार को ढाढ़स बंधाया। मिश्रा ने कहा कि इस दुकानदार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, वहीं आग लगने के कारणों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। साथ ही पीड़ित पूर्व पार्षद को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उधर स्थानीय लोगों ने भी बताया कि कपड़े की इस दुकान में आग लगने के बाद स्थिति भयावह हो गई थी, वहीं समय पर दमकल पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। देखिए, आज स्कीम 10B दीवान जी के बाग पर ज्योति साड़ी सेंटर हमारे पूर्व पार्षद ज्योति जी और पूर्व पार्षद अमर सिंह जी के प्रतिष्ठान में ज्योति साड़ी सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आगजनी घटना हुई है। और दुर्भाग्य की बात यह है इस राज्य में कि पुलिस ने भी उसमें शॉर्ट सर्किट और आगजनी वाली घटना उसमें FIR में दिखाई नहीं बताई। अभी हमने इनको कहा है कि एक बार आप संबंधित थाना अधिकारी से बात कर लो, नहीं तो अपन लोग मंडे को SP साहब से मिलेंगे और जो एक्चुअल घटना है, जिस तरीके से आग लगी है, वो हमारी इसमें दिखाई जाए। गरीब आदमी लोन लेके नहीं इसने साड़ी की दुकान खोली है, जिला उद्योग केंद्र में इनका रजिस्ट्रेशन है, बैंक से लोन लिया है, प्रॉपर्टी गिरवी रख रख के गरीब आदमी कहां से चुकाएगा लोन। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी BPL अलग है राजस्थान सरकार से और
संबंधित बैंक के अधिकारियों से, जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस गरीब आदमी की मदद की जाए और जो इसका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाए, ताकि इसको आर्थिक सहायता मिल सके, नहीं तो बेचारा सड़क पे आ गया। अलवर के पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध का कहना है कि भारत सरकार ने खनन से जुड़े नए आदेशों के जरिए अरावली पर्वतमाला के लिए डेथ वारंट जैसा कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा से लेकर राजस्थान और गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला बेहद प्राचीन है। अब केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ियों में खनन किसी प्रतिबंधों के अधीन नहीं होगा। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित सिद्ध के अनुसार अरावली की 87% पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं। ऐसे में इनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने अरावली को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में उन्होंने जो सिफारिश की है वो एक अरावली को लेकर के एक सिफारिश बड़ी अरावली के डेथ वारंट पर एक तरह से दस्तखत किए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी ऊपर वाली पहाड़ी है वही अरावली मानी जाएंगी। अगर इस तरह का अरावली का जो माना जाता है तो इससे लगभग 90% अरावली पर्वतमालाएं वो अरावली की क्षेत्र उससे मतलब सीमांकन से बाहर हो जाएंगी और उसके कारण 90% जो अरावली है वो खनन माफियाओं के और निर्माण कार्यों वाले लोगों के उसमें खनन कार्य खुल जाएंगे और जिससे कि पूरा राजस्थान नहीं पूरे 3 स्टेटों का जलवायु में बड़ी भारी और पारिस्थितिक विकास में बहुत बड़ा एक योगदान अरावली का वो एक डिस्टर्ब होगा और जलवायु परिवर्तन होगा। और इसके तहत क्योंकि अभी जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार भी 20 मीटर से 80 मीटर की जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग 82,000 के करीब 8,084 पहाड़ियाँ हैं और 100 मीटर से ऊपर वाली मात्र 1,041 पहाड़ियाँ। इस हिसाब से वो मात्र 8.7% अरावली रह जाएगी। 100% अरावली को घटा करके 8%। इससे साफ साबित हो रहा है कि सरकार सारे कदम वो उठा रही है आम जन के खिलाफ जो है पूंजीपतियों के खिलाफ, खनन माफियाओं के दबाव में उस तरह की योजनाएं बना रही है जिससे कि पर्यावरण विदों में, पर्यावरण प्रेमियों में और आम जन में एक भारी मात्रा में रोष है। एक तरफ तो सरकार एक पेड़ लगाओ अभियान चला रही है माँ के नाम, दूसरी तरफ अरावली को संरक्षण करने की बात कहती है कि दोनों तरफ से अरावली को संरक्षित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस तरह का ड्राफ्ट की सिफारिश करना सीधा सीधा अरावली पर और अलवर की जो लाइफ लाइन है, अरावली से जुड़े लोगों की लाइफ लाइन है, उसके डेथ वारंट पर सरकार ने दस्तखत की है। अलवर के न्यू प्रीत विहार ट्रांसपोर्ट नगर निवासियों ने क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करने और यूआईटी द्वारा सभी भूखंडों का पट्टा देने की मांग उठाई है। जागरूक नागरिक जीवनराम जाटव के अनुसार न्यू प्रीत विहार सहित 6 कॉलोनियों से राजस्थान आवासन मंडल द्वारा अवाप्ति हटाकर विकास कार्य को गति प्रदान की जाए। इसके अलावा नगर विकास न्यास सभी भूखंडों का पट्टा जारी करने को अंजाम दे। वर्ष 1992 में खसरा नंबर 2207 से लेकर 2250 तक जमीन पर अवाप्ति करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस जमीन पर आज तक मुआवजा नहीं दिया गया और आवासन मंडल ने कब्जा नहीं लिया है। ऐसे में लंबा समय निकल चुका है और अब इस जमीन पर बसावट हो चुकी है। उन्होंने मांग उठाई कि मौजूदा हालात में संबंधित खसरों को अवाप्ति से मुक्त किया जाए। इसे लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के साथ ही लोक अदालत में एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है। सर, न्यू प्रीत बिहार इलाके में जिस तरह से राजस्थान आवासन मंडल ने 2207 से लेकर 2250 खसरा नंबर पर रोक लगा रखी है और अवाप्ति की कार्रवाई बताई जा रही है। नगर विकास न्यास इन खसरा नंबर पर पट्टा नहीं दे रहा है। आप स्थानीय निवासी क्या समस्या है, क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान आवासन मंडल ने 1992 में अवार्ड जारी करा था। अवार्ड जारी में ये लिखा था कि जमीन हम लेंगे, तो अवार्ड तो जारी कर दिया, ना तो जमीन के काश्तकार को पैसा दे पाया ना ही मुआवजा दे पाया, जबकि अवार्ड का टाइम 5 साल का होता है। वो 5 साल का टाइम भी निकल गया और आज तक इसको हाउसिंग बोर्ड के हम चक्कर लगा लगा के थक गए। न तो ये हाउसिंग बोर्ड ने लिख के दे दिया कि नहीं तो ये जमीन में हमारी जमीन है, हमने खाली अवार्ड जारी करा था, न तो काश्तकार को पैसा दिया, ना ही न्यायालय में कोई पैसा जमा कराया। लेकिन अब सरकार इसकी क्या मंशा है, अभी तक इसको फ्री नहीं कर रही, जबकि हाउसिंग बोर्ड का एक स्पष्ट कह दिया गया है कि इस जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं,
माननीय जिला कलेक्टर से भी हम मिले थे, तो वहाँ भी हाउस बोर्ड ने कह दिया साहब हमारा कोई नहीं। अब ये सरकार इसको मुक्ति करे, तो आवासन मंडल से मुक्ति कराए तो लोगों को पट्टे मिले, नल बिजली के कनेक्शन मिले और राहत मिले। अब सब दुविधा में जी रहे हैं कि जबकि इसमें करीबन 80-85% आबादी हो चुकी है। ये गूगल द्वारा भी राजस्थान आवासन मंडल ने भी करवा लिया, हमने भी अपना गूगल सर्वे करा दिया और हमने अभी जो लोक अदालत लग रही है इसमें भी अब एप्लीकेशन लगाई है कि हमारी जमीन को मुक्त करी जाए और इसमें पट्टे जारी करें। सर कौन कौन सा खसरा है इसमें? इसमें खसरे 2207 से लेकर 2250 तक के खसरे बताए। तो इसमें कौन कौन सी कॉलोनी है, कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 6 कॉलोनी, करीबन 80% जो लोग रह रहे हैं सभी प्रभावित हो रहे हैं। कितने लोग होंगे सर? करीबन 500 घरों की आबादी। तो इससे विकास कार्य नहीं हो पा रहे? इस कारण विकास कार्य नहीं हो पा रहा। तो सड़क नाली और कुछ नहीं हो पा रहा, पेयजल की समस्या नहीं। कई जगह मतलब सड़क बढ़ा दी गई, लेकिन इसमें भी भेदभाव नीति अपनाई जाती है। मतलब उससे 10 दिन पहले एक सड़क बनाई इसने, क्या नाम है, नगर निगम ने, और दूसरी सड़कों का काम रोक दिया गया है। पता नहीं क्या रवैया है आज तक हम ये। अलवर कृषि उपज मंडी में ज्यादातर फसलों के भाव सामान्य बने हुए हैं, यानी इनमें अधिक उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा। व्यापारी एवं खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि बाजरे का भाव 2000 से लेकर 2600 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि कपास के दाम 6000 से लेकर 7200 और गेहूं 2500 रुपए प्रति क्विंटल चल रहे हैं। इसी प्रकार चने का भाव 5200 रुपए प्रति क्विंटल बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अरसे से इन दामों में उतार चढ़ाव नहीं आया है। जलालपुरिया ने कुछ अन्य राज्यों की तरह राजस्थान में भावांतर योजना लागू करने पर भी जोर दिया, जिससे किसानों को लाभ मिल सके। अलवर कृषि उपज मंडी में वर्तमान में अधिकांश जिनसे समांतर भाव में चल रही हैं। बाजरा नीचे में हमारे यहाँ 2000 से 2500-2600 रुपया क्वालिटी वाइज बिक रहा है। गेहूँ 2500 से 100-2500 खर्चा लग के भाव हैं और सरसों 7000 रुपये 42 कंडीशन के भाव हैं। चने की अगर अपन बात करें तो चने के भाव 5200-5250 रुपये के खर्चा लग के भाव है। मुख्य रूप से वर्तमान में हमारे यहाँ जो हालांकि आवक कम है, कपास आ रही है और कपास के भाव 6000 रुपये से 7200-7100 रुपये ऊपर में रहे। वर्तमान में जो भाव चल रहे हैं वो एक ऐसे समांतर से भाव चल रहे हैं और किसान वर्तमान में सरसों चना की फसल एक अच्छे रूप में खड़ी हुई है और उसे देख के हुए हर्षित है व्यापारी और किसान। और मैं समझता हूं कि भगवान अच्छी फसल दे, जो आगामी जो फरवरी मार्च में जो नया सीजन आने वाला है उसमें सभी का उन्नति हो, उत्थान हो। सर हरियाणा में जिस तरह से भावांतर योजना चल रही है वो राजस्थान में लागू नहीं की गई, उम्मीद थी लागू होगी, लेकिन सरकार ने कोई ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया और किसानों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाया, क्या कहेंगे आप? भावांतर के रूप में सोयाबीन के रूप में अपने एमपी ने इस बार सोयाबीन में भावांतर दिया है और अभी आने वाले समय पर हमारी सरसों का जो पैदावार आने वाली है उसमें अगर राज्य सरकार अगर भावांतर देती है तो मैं समझता हूँ कि किसान और उपभोक्ता दोनों को फायदा होगा। और राज्य सरकार इसकी योजना बना रही है, पर ये योजनाओं का अभी कोई प्रारूप या कोई इसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान की राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं की है और किसी भी जिन्स में भावांतर राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है। हालांकि हरियाणा ने इस बार बाजरे में दिया है और एमपी ने इस बार सोयाबीन में दिया है। अब आगामी आने वाले सीजन में ये पता पड़ेगा कि कौन कौन सी सरकारें भावांतर किसानों को देती है। भावांतर योजना एक बहुत अच्छी योजना है, उसमें किसान को अपना पैसा पूरा मिलता है और सरकार को भी पहले भंडारण करना पड़ता है, फिर उसको विक्रय करते हैं तो उसमें बहुत काफ़ी खर्चा आता है। वो खर्चा कम से कम किसान के पास पहुंच जाए और आम उपभोक्ता को भी अगर बाजार से बहुत सस्ता मिलता है तो उसमें आम उपभोक्ता भी खुश है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर पूरी तरह फेल बताया है। सैनी के अनुसार $1 की कीमत 90 रुपए हो गई है। वहीं विदेशी कर्ज भी बढ़कर 300 लाख करोड़ हो गया है। इसके बावजूद देश को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में पेश किया जाता है। सैनी ने बताया कि वर्ष 2014 से पहले कांग्रेस सरकार के समय $1 की कीमत 58 रुपए थी।
और विदेशी कर्ज 55 लाख करोड़ था, जबकि भाजपा की मोदी सरकार ने 11 साल में ही इसे बढ़ाकर 300 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया। इसी तरह डॉलर की कीमत 11 साल में 58 रुपए से 90 रुपए तक पहुंच गई है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री सहित वरिष्ठ नेता भारत को कभी तीसरी तो कभी चौथी अर्थव्यवस्था बताते हैं। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने कांग्रेस शासन में बनाए गए संसाधनों को बेचने का काम किया है। इनमें एयरपोर्ट, बंदरगाह और कई सरकारी उपक्रम शामिल हैं। उद्योगपति मित्रों की मदद के लिए सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है, जबकि गरीब लोगों के हित में नीतियां नहीं बन पा रही हैं। सर, जिस तरह से भारत का रुपया लगातार गिर रहा है, एक अमेरिकी डॉलर की कीमत भारत के 90 रुपए के बराबर हो गई है और भारत के रुपए की गिरावट, बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके सीनियर नेता सब पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को अंधेरे में रखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, चौथा नंबर पर है। हम कहते हैं कि आप हकीकत देखें, आज की हिंदुस्तान की पब्लिक पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो देख रही है। आज आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर तरह से बयानों से ये खुद के सरकारी आंकड़ा आते हैं कि किस तरह से आज हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था गिर रही है। पूर्व में जब हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2014 से पहले, तब डॉलर की कीमत 58 रुपये थी और आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर आज की स्थिति 90 रुपये पार कर रही है। तो आज पब्लिक समझ रही है कि किस तरह से रुपए की कीमत गिर रही है। उस टाइम पर अर्थव्यवस्था सही थी, आज की स्थिति में अर्थव्यवस्था सही है कि जब 90 रुपये होगी, अर्थव्यवस्था कहाँ से सही है? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, गिर रही है। ये पूर्व में 2014 से पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, तो बहुत उल्टा से उल्टा बयान देते थे कि केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, क्या कारण है कि पैसा इतनी तेजी से गिर रहा है? पाकिस्तान का पैसा नहीं गिर रहा, बांग्लादेश का नहीं गिर रहा, तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान का पैसा इतनी तेजी से गिर रहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 58 रुपये। तो ये उस टाइम पे 58 रुपये पे भी खुद वो नाराज थे और आज खुद के कार्यकाल में 90 रुपये को पार कर रहा है, तबकि कुछ नहीं कर पा रहे। तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। दूसरा आंकड़े आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ही पता लगता है कि देश के ऊपर कर्जा जब 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी सरकार थी, तब उस टाइम पे 55 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा था। वो कब था? आज़ादी से लेके 2014 तक, 70 साल में। और आज नरेंद्र मोदी जी की आज की स्थिति यह है कि आपके चैनल के माध्यम से पता लगता है आज 300 लाख करोड़ रुपए का देश के ऊपर कर्जा है। तो तुलना करी जाए कि कहाँ 55 लाख था, आज 300 लाख करोड़ रुपए हो गया। 250 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 11 साल में इन्होंने बढ़ाया है और उससे पूर्व 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपए। दूसरी तरफ हमने देखा होगा कि हिंदुस्तान की ऐसी जो प्रॉपर्टियां, ये कहते हैं 70 साल में क्या किया, हम कह रहे हैं 70 साल में हमको पता नहीं, जरूरत नहीं। आज हिंदुस्तान की पब्लिक जानती है। जब से जवाहरलाल नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके टाइम से लेकर 2014 तक हमारे देश में क्या क्या निर्माण हुआ था। उस टाइम पे हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। उन्होंने उस टाइम पे पूरी ना रहने को जगह थी, ना हमारे पास अनाज था। उन्होंने संघर्ष करके ये सबको रोटी दी, रोजगार दिया और उसी टाइम पे आज तक कितने IIM बना दिए, कितने हॉस्पिटल बना दिए, कितनी बांध बना दिए, जो आज प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी उनको बेच करके हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। सारे एयरपोर्ट बेच दिए। इन्होंने बनाए थे क्या? इनके टाइम पे बनाए थे क्या? जितनी आज हिंदुस्तान की पब्लिक पढ़ी है, इनके नेता पढ़े, वो जिन कॉलेजों में, उन यूनिवर्सिटियों में पढ़े हैं, वो भी कांग्रेस की देन है, उन्होंने ही बनाए थे। तो ये आज ऐसे बेच रहे हैं जैसे कोई दहेज में लेकर आया हो माल, उसको बेच दिया। और एक तरफ 300 लाख रुपये का करोड़ रुपये का खर्चा इन्होंने देश को ऊपर चढ़ा दिया। देश की सारी प्रॉपर्टी इन्होंने बेच दी, रेलवे बेच दिया, BSNL बेच दिया, सारे एयरपोर्ट बेच दिए। बेच के काम कर रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? बेच करके पैसे कहाँ ले जा रहे हैं? देश के ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है, ये पैसों को ले जा रहे हैं। ये अपने 2-3 जो साथी हैं अडानी अंबानी, उनका अलावा पूरे हिंदुस्तान इनको नहीं देख रहा। हिंदुस्तान कहीं भी हो, बर्बाद हो, इनको कोई लेना देना नहीं। इन्होंने तो एक ऐसा वर्ड कहा है जो इनको डूब के मर जाना चाहिए कि हम तो क्या लेकर आए थे, हम तो फकीर है, झोले लेके चल देंगे। इनके बयान देखो और हमारे पूर्व के हमारे प्रधानमंत्रियों के बयान सुनो कि वो कहते हैं कि हमारा एक एक बूंद की कतरा देश के काम आएगा, हम देश के लिए जिए, देश के लिए मरेंगे।
तो इनके कहने और करने में फर्क है। हमारे कांग्रेस नेताओं ने जो कहा है वो करा है, और ये जो कहते हैं वो तो करते ही नहीं। आज देश पूरी तरह संकट में घिरा हुआ है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना मेडिकल सुविधा है, ना हमारे महिला सुरक्षित है, और ना ही हमारा संविधान सुरक्षित है। संविधान के ऊपर आँच आई हुई है। तो इसलिए मैं हमारे हिंदुस्तान में हमारे प्रधानमंत्री से कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान पर ध्यान दे, ऐसी चीज़ अपना दे, अर्थव्यवस्था भारत की संभालें और देश को संकट से बचाएं। अलवर बार एसोसिएशन अध्यक्ष सहित कई पदों के लिए 12 दिसंबर को मतदान होना है। वहीं शनिवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि थी। मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट मुनीराम यादव ने बताया कि निर्धारित समय सीमा में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी महादेव प्रसाद जांगिड़ ने अपना नाम वापस ले लिया। वहीं इस पद पर 3 प्रत्याशी ही चुनावी मुकाबले में रह गए हैं। इनमें अजय यादव, अभिमन्यु सिंह चौहान और राकेश शर्मा बिट्टू शामिल हैं। विभिन्न पदों के लिए कुल 35 प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शनिवार की प्रक्रिया के दौरान चुनाव सलाहकार समिति के सदस्य जनार्दन शर्मा और अशोक शर्मा एडवोकेट भी मौजूद रहे। नामांकन आए नहीं, आज तो विड्रॉल की डेट थी और एक अध्यक्ष पद के लिए विड्रॉल हुआ है महादेव प्रसाद जांगिड़, और एज इट इज जो फॉर्म भरे गए थे वही। अध्यक्ष पद पे 3 उम्मीदवार हैं, उपाध्यक्ष पे 5, सचिव पे 3, कोषाध्यक्ष पे 7, संयुक्त सचिव 5, पुस्तकालय सचिव 2 और कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए 10 नाम। कुल 35 प्रत्याशी। कितनी तारीख को मतदान होगा, क्या समय रहेगा? 12 तारीख को मतदान सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक होगा कचहरी परिसर में ही, और शाम को 4:30 बजे मतगणना शुरू होगी। उसी दिन परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। क्या शुभ नाम आपका? मुनीराम यादव। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है
अलवर बोर्ड जसवंत तिराहे से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी के चौपानकी में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 19 वर्षीय युवक इमरान की मौत हो गई, जबकि उसका 15 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक इमरान और उसका भतीजा खिदरपुर के निवासी थे और कहरानी की ओर से बाइक पर लौट रहे थे। इसी दौरान CNG पंप के कट पर एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही चौपानकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी गई है। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अलवर जिले के थानागाजी में इन दिनों खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। इन दिनों गेहूं और सरसों की बुआई हो रही है। उधर शनिवार को थानागाजी में खाद की 2 गाड़ियां आने की सूचना पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इनमें कई महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने सुबह 4 बजे से ही लंबी कतार लगा ली। कुल मिलाकर करीब 600 कट्टे खाद वितरित की गई। कुछ लोगों ने वितरण में भेदभाव के आरोप भी लगाए। खाद लेना है तो। क्या समस्या आ रही है? खाद हो रही थी और रात में पानी बड़ा मजा यह समस्या हो रही है। अब कितनी देर से लग रहे हो आप? घंटों भर हो घुमान लगे। कितने आदमी लगे हुए? आदमी तो कम से कम 200-500 है। अलवर में लाल डिगी के समीप स्थित शिव मंदिर पर शिव मां कामाख्या सेवा समिति की ओर से प्रसाद वितरण किया गया। यहां शनिवार सुबह पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। पंकज कुमार चिंटू सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि समय समय पर भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। भारत में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देने के लिए संविधान बनाया गया था। वहीं संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे मूर्त रूप दिया। उनके परिनिर्वाण दिवस पर शनिवार को ढाकपुरी अम्बेडकर धर्मशाला के समीप स्थित प्रतिमा पर पुष्पमालाएं अर्पित की गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार यादव सहित बबलू राम, लालचंद, छुट्टनलाल, सोहनलाल, हरिराम, ब्रजलाल, लालाराम और धर्म सिंह आदि मौजूद रहे। इसी तरह बीजवाड़, नरुका, रतवाका, मालाखेड़ा, सुमेल, भड़कोल, निठारी सहित अन्य गांवों में भी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। मालाखेड़ा नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं के पुनरीक्षण का काम अंतिम दौर में है। वहीं शनिवार को नगरपालिका परिसर में 7 बूथों से जुड़े कर्मचारी, पार्षद सहित कांग्रेस एवं बीजेपी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान शेष रहे कुछ मतदाताओं के भौतिक सत्यापन सहित उनके फॉर्म को ऑनलाइन करने पर चर्चा की गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र, सावित्री मीणा, नगरपालिका उपाध्यक्ष शिवचरण भलाई, दिनेश कुमार, नरेंद्र पटेल आदि ने इसे लेकर सुझाव दिए। साथ ही कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम कटना नहीं चाहिए। ये नगरपालिका में जो ऐसा IR का काम चल रहा है, ये बेखूबी चल रहा है। BLA और BLO दोनों साथ मिल के घर घर गए हैं, घर घर जाके इन्हें फार्म बांटे। अब सारे फार्म कलेक्ट करके आज यहाँ पर जो कोई कमी है, जैसे जो लोग बाहर चले गए उनका नाम नहीं मिल रहा, उनको सब BLA और BLO मिलकर ढूंढ रहे हैं। ये जो SIR का पुनरीक्षण कार्य जो चल रहा है पूरे राजस्थान में, वो मालाखेड़ा नगर पालिका में भी चल रहा है, आसपास भी चल रहा है।
उसमें सभी BLA और BLO सब ने मिलकर के इसका घर घर जा कर के फार्म वितरित किए। उसके बाद में भरने के बाद में हमने वापसी उनको कलेक्ट किया गया है। जो एब्सेंट थे उनको एब्सेंट दिखाया गया, जिनके नाम क्या नाम से कुछ डेथ हो गई थी उनको हटवाया गया और कुछ शिफ्ट हो गए थे उनको देखा गया। तो सभी पार्षद और जितने भी चेयरमैन साहब सभी ने मिलकर के हमने घर घर जा कर के फार्म दिए और कलेक्ट किए हैं और इसका कार्य बहुत अच्छे से किया जा रहा है। आज भी हम नगर पालिका मालाखेड़ा में बैठ के BLOs के साथ में उन पे सर्च कर रहे हैं कि कोई नाम ऐसा तो त्रुटिवंश नहीं रह गया है कि वो है और नहीं जुड़ पाया है, तो उसको भी हम छाट कर देख रहे हैं। अलवर जिले के जमालपुर में एक ही फीडर बनाकर 3 ट्यूबवेलों को एक साथ विद्युत सप्लाई देने की मांग पूरी हो गई है। ऐसे में स्टेट हाईवे 44 पर चक्का जाम के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है। लापरवाही के कारण फीडर विभाजन से 20 दिन से पानी का संकट बना हुआ था। इसे लेकर ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया था। उधर इसे लेकर विद्युत सहायक अभियंता तनिष्क कुमार और JN मनीष कुमार सहित जलदा AN हितेश कुमार ने मौके का मुआयना किया। अब समस्या हल होने के साथ ही पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। जागरूक नागरिक बबलू सिंह ने बताया कि इसे लेकर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष संजय नरूका ने भी प्रयास किया। ग्रामवासी मंगल सिंह, श्याम सिंह, नेपाल सिंह, प्रमोद सिंह और प्रभु सिंह सहित सरपंच प्रतिनिधि भारत चौधरी आदि ने इस पर हर्ष जताया है। इस दिन हम पानी आए हैं, संजय भाई साहब ने करे हमारा फीटर ऐसा ही रहना चाहिए, एक ही फीटर ऐसा ही रहना चाहिए। मीडिया में समाचार आया तब समस्या हल हुई, 10 दिन बाद पानी आया। जमालपुर गांव के 2 फीडर टुकड़े कर देने पर गांव में 20 दिन से पानी का संकट था। इसको मीडिया में प्राथमिकता से उठाया। वहीं जलदाय विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया। वहां लोगों ने समस्या हल कराने के लिए प्रदर्शन भी किया, लेकिन संजय नरूका जी उन्होंने इसमें पहल की और विद्युत विभाग के जिला अधिकारियों से बातचीत की। तो अब जमालपुर का एक ही फीडर बनेगा। अभी सप्लाई एक साथ आ रही है, जिससे पानी 20 दिन बाद घरों में पहुंचा है। मैं उद्देश्य सिंह, ATL न्यूज। सरिस्का स्थित पांडुपोल हनुमान जी महाराज के स्थान पर शनिवार को दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा। ऐसे में सरिस्का गेट पर वाहनों की भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने हनुमान जी महाराज के दर्शन कर मन्नतें मांगी। गौरतलब है कि शनिवार और मंगलवार को सरिस्का गेट खुला रहता है और दूर दराज से श्रद्धालु आकर यहां दर्शन करते हैं। उधर बहरोड से आए कुछ भक्तों ने बताया कि वे परिवार सहित अक्सर यहां दर्शन करने पहुंचते हैं। पांडुपोल आए बाबा हनुमान जी के दर्शन करने, यहाँ आते रहते हैं। बादलों की आगे पुनपन्न हो जाए थोड़ा बहुत भगवान की आगे, तो इससे पीछे चेक करते हैं। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि यहाँ दर्शन करने आते थे। देखने योग्य चीज़ है, पक्षी जानवर सब कुछ नए नए देखने को मिलते हैं। यहाँ पूरा परिवार अपना आता है तो खुशी हो जाती है। ठीक, परिवार को ये मानते हैं कि लोग कि पांडुपोल के इस महाराज के यहाँ दर्शन के लिए बहुत सारे लोग सैलाब उमड़ता है, इनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं गाड़ियों से। परिवार के साथ आए, विद फैमिली है। तो सोमवार शनिवार को आते हो या पहले भी आए हो कभी? नहीं, पहले भी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी आस्था है इनके प्रति, तो हम आते जाते रहते हैं। शनिवार को मंगलवार को ऐसे बाइक से आए। हाँ जी, बाइक से आए हो? नहीं, गाड़ी है हमारी, फैमिली के साथ। हाँ, फैमिली विद फैमिली आए। काफ़ी दूर दराज क्षेत्र से, बहुत सारे लंबे क्षेत्र हरियाणा बॉर्डर से उधर से आते हैं। हम तो फिर भी बॉर्डर के पास रहते हैं, हम बहुत बहरोड जिले के हैं, तो वहाँ से आते हैं। अच्छा, काफ़ी माहौल अच्छा है, सुधारा रहता है। लोग काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पधारते हैं। अभी हमारे पहलवान जी ये सब लोग यहाँ आते हैं। सरिस्का बाग परियोजना में वन्यजीवों को बाहर की खाद्य सामग्री डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार और शनिवार को पांडुपोल जाने वाले अनेक श्रद्धालु पॉलीथीन में खाद्य सामग्री ले जाते हैं, जिन्हें बंदरों और अन्य वन्यजीवों को डाला जाता है। ऐसे में उन लोगों की समझाइश की गई। साथ ही सरिस्का गेट पर आ रहे वाहनों की तलाशी लेकर इस तरह की सामग्री जब्त की गई है। सरिस्का बाग परियोजना की अगर हम बात करें तो आज शनिवार का दिन है और यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु या दर्शनार्थी जो पांडुपोल जाते हैं, तो वो हम दिखाते हैं कि यहाँ जिनके वाहन है वो जा रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है वो भी यहाँ पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि वन्य जीवों को जो खाद्य सामग्री, जो बाहर की खाद्य सामग्री है, उनको यहीं पर चेक करके अलग निकाला जा रहा है, क्योंकि पॉलीथीन और बाहर की खाद्य सामग्री को अंदर बिल्कुल नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए जो यहाँ के वन कर्मचारी है वो आने वाले दर्शनार्थियों को जागरूक भी कर रहे हैं। हम दिखाएं तो आज शनिवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, क्योंकि अब नववर्ष भी है, नववर्ष को लेकर भी यहाँ पूरी
तैयारियां है और जो कर्मचारी है वो इनसे बाहर ही रोक रहे हैं क्योंकि अंदर नहीं ले जाने देते, क्योंकि ये दंडनीय अपराध है, क्योंकि वन्य जीवों के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATL न्यूज़ अलवर। टपुकड़ा स्थित पुराने बस स्टैंड पर श्री श्याम सेवा परिवार के सौजन्य से भंडारे का आयोजन किया गया। हर माह की 6 तारीख को यहां भंडारा किया जाता है। इस दौरान श्री श्याम सेवा परिवार के सदस्य राजकुमार गोयल, रमेश जांगेड़, कमल मित्तल, अनूप गोयल, तुषार गोयल, दिव्यांश अग्रवाल, मुकेश गुप्ता, निमित गर्ग और हैप्पी अदलखा आदि मौजूद रहे। ये भंडारा बाबा श्याम के लिए किया जाता है, जो कि हर महीने की 6 तारीख को किया जाता है। ये टपुकड़ा के सभी समस्त ग्रामवासी और सभी श्याम प्रेमी के द्वारा बाबा को भोग लगाकर और बाबा को अर्पण करके सभी के लिए प्रसाद वितरण किया जाता है। हाँ जी, ये हर माह की 6 तारीख को किया जाता है। इस बार पूरी सब्जी और खीर का किया गया है। इसी प्रकार भांति भांति के भोग लगाकर बाबा को और प्रसाद का वितरण किया जाता है। रामगढ़ पटवार संघ के चुनाव में लोकेश यादव निर्विरोध अध्यक्ष बने हैं। ये चुनाव निर्वाचन अधिकारी रामेश्वर चौधरी और जगराम मीणा के निर्देशन में करवाए गए। सर्वसम्मति से हुए चुनाव में लोकेश यादव को अध्यक्ष, रोबिन शेरवाल उपाध्यक्ष, सुनील तिवारी मंत्री, सत्तार खान संयुक्त मंत्री, सोनू मीणा संगठन मंत्री और मनीष कुमार को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा दीपक शर्मा, गगन कुमार और दीपक गुजर सलाहकार सदस्य होंगे। सभी सदस्यों ने शपथ लेकर रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल बैरवा से मुलाकात की। और वहीं रामगढ़ बार एसोसिएशन में एडवोकेट अशोक शर्मा निर्विरोध अध्यक्ष बन गए हैं। निर्वाचन अधिकारी जंगीर सिंह ने बताया कि शनिवार को 4 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए। ऐसे में अशोक शर्मा को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर मोहित जैन निर्विरोध चुने गए हैं। इन पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। अन्य पदों को लेकर 12 दिसंबर को मतदान किया जाएगा। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार यादव, दिनेश शर्मा, राजेश जैन, राकेश यादव, सनत जैन, अमन, रघुवीर प्रसाद और रहमान खान आदि मौजूद रहे। 5 अध्यक्ष पद के लिए 5 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से सर्वसम्मति से बार की सहमति थे। 4 उम्मीदवारों ने अपने श्री मुजीब खान जी ने अपना आवेदन पत्र वापस ले लिया और मनीष पोसवाल जी ने अपना वापस ले लिया, राजू सावरिया जी ने वापस ले लिया, श्री लाखन जी ने अपना सब वापस ले लिया नामांकन, और श्री अशोक शर्मा जी को सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित। राजगढ़ में पलवा गांव के गोरखपुरा GSS से दिन में बिजली सप्लाई की मांग उठाई गई है। इसे लेकर किसान जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय पहुंचे। साथ ही सहायक अभियंता BK खत्री को बताया कि किसानों को रात 10 से 3 बजे तक बिजली दी जा रही है, लेकिन भीषण सर्दी और जंगली जानवरों के भय के कारण रात में सिंचाई मुश्किल हो जाती है। उधर AN खत्री ने बताया कि गोरखपुरा GSS पर 2 विद्युत ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। ऐसे में लोड परिवर्तन कर दिन में सप्लाई का प्रयास किया जाएगा। भाई अपने पास 2 ट्रांसफार्मर है, एक तो 5 MV का है, एक 3.15 का है ना। जो 5 का ट्रांसफार्मर है उसमें 3 AG ब्लॉक है जी, तो उसमें 3 तो एक साथ चल नहीं सकते है ना। दूसरे जो फीडर है उसमें एक ट्रांसफार्मर है, मतलब एक फीडर है अपना रूरल का और 2 सिटी के हैं जी। तो उसमें अपन ट्राई करके देख रहे हैं, एक फीडर शिफ्ट करके देखेंगे, चल जाएगा ठीक है, कल देखेंगे ट्राई करके। ये हमारी जो पड़वा GSS है इस पर रात की सप्लाई चल रही है और इस टाइम रात की बहुत ज़्यादा सर्दी है। अब किसान पानी मोड़ने में, सरसों में बड़ी सरसों हो रही है, तो सरसों में पानी मोड़ने पूरी रात ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो परेशान हो रहे हैं, भीग जाते हैं सर्दी में, कोई बीमार है, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की। तो हम यहाँ राजगढ़ पावर हाउस में आए हैं। राजगढ़ AN साहब से एक्शन साहब से बात हुई है, तो इन्होंने किया कि भाई लोड की सेटिंग करके हम तुमको कल से दिन की सेटिंग, पानी की सेटिंग करेंगे। मैं राजेश कुमार मीणा, सरपंच ग्राम पंचायत तड़ई। हमारे आसपास के ग्रामीण काफ़ी लोग बाग आए हुए हैं इस पावर हाउस में, और ये सारे ग्रामीण ये मांग करें कि दिन में लाइट दी जाए, क्योंकि रात की ज़्यादा सर्दी पड़ रही है या इस टाइम थोड़े वगैरह के भी डर है। सरसों बड़ी होगी तो सारे लोग बाग भीग जाते हैं, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, काफ़ी लोग बाग बीमार भी हो गए हैं। पिछली बार आए थे तो आश्वासन भी दिया था AN साहब ने कि भाई 4 तारीख बाद में दिन में लाइट दे दी जाएगी। नहीं, गाँव के अंदर रात में 10 से 3 और दिन में 10 से 3 बिजली दी जाती है, लेकिन रात में हम कैसे पानी मोड़े? रात में ओस पड़ रही है, पाला पड़ रहा है और किसान सरसों में पानी मोड़ रहा है, उससे क्या है, बीमार हो रहे हैं, किसी का नमूना हो रहा है, मरने की नौबत आ रही है। तो हम दिन की लाइट की मांग करने आए हैं। आज AN साहब, एक्शन साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी सप्लाई को बांट करके देख के और दिन में देंगे, ये हमको आश्वासन दिया सर आज।
कौन कौन से गांव के लोग हैं? गांव के लोग हमारे कोठी नारायणपुर, डिगावड़ा, कांदोली, बजेड़ा, गोरखपुरा, पलवा, फिरोजपुर, कानकीबास, माधोगढ़, सभी गांवों के डाबला, सभी गांवों के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। सबकी परेशानी है और किसान बेचारा परेशान है, इनको दिन में लाइट दी जानी चाहिए, हमारी मांग है। राजगढ़ भारत विकास परिषद शाखा की ओर से थाना राजाजी के एक निजी महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता करवाई गई। अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि जिला समन्वयक राजेश शर्मा के संयोजन में हुई प्रतियोगिता का विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज एवं राष्ट्रीय हित में नहीं है। इस दौरान पक्ष में राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा कोमल मीणा प्रथम और विपक्ष में साक्षी मीणा प्रथम रही। आशुभाषण में भी कोमल मीणा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इससे पहले मां भारती, स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रघुनंदन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, शिवचरण शर्मा सहित परिषद के अन्य सदस्य मौजूद रहे। भारत विकास परिषद शाखा राजगढ़ द्वारा अंतर महाविद्यालय हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन थाना राजाजी बीएड कॉलेज में किया गया, जिसमें राजकीय महाविद्यालय, राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं राव बीएड कॉलेज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें विषय था कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाज एवं राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसमें पक्ष में कोमल मीणा प्रथम रही, जो कि राजकीय कन्या विद्यालय की छात्रा थी, और विपक्ष में साक्षी मीणा भी राजकीय कन्या विद्यालय की छात्रा रही। आशुभाषण कार्यक्रम का भी हमने आयोजन किया, इसमें भी कोमल मीणा राजकीय कन्या महाविद्यालय प्रथम रही। इस प्रकार राजकीय कन्या महाविद्यालय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इसका उद्देश्य था कि युवाओं को हर क्षेत्र में आगे लाएं और वो अपनी प्रतिभाओं को निखारे। इस उद्देश्य से ही ये कार्यक्रम किया जाता रहा है। राजगढ़ अभिभाषक मंडल की नवीन कार्यकारिणी के अध्यक्ष सहित अन्य पदों के लिए चुनाव 12 दिसंबर को होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेंद्र कुमार शर्मा और सहायक चुनाव अधिकारी श्रवण राम मीणा ने बताया कि मतदाता सूची चस्पा कर दी गई है। चुनाव के लिए आवेदन 8 दिसंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक लिए जाएंगे। वहीं मतदान में कुल 147 मतदाता भाग लेंगे। 12 दिसंबर को ही चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। मंडल 2025-26 के चुनाव 12 तारीख को संपन्न होने जा रहे हैं, जिसमें 4 से 6 तारीख तक हमने जो है सभी अधिवक्ताओं का शपथ पत्र लिया है इस बात का कि वो एक ही बार में अपना मत का प्रयोग कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि राजगढ़ बार के अलावा अन्य किसी बार में अपना मतदान का उपयोग नहीं कर सकता है। 8 तारीख को हम आवेदन लेंगे 6 पदों के लिए, जिसमें अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, महासचिव, सहसचिव, अंकेशक और कोषाध्यक्ष पद रहेंगे। 12 तारीख को काउंटिंग रहेगी। 11 बजे से लेके और 2:30 बजे तक मतदाता अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे और 3 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और फाइनल रिजल्ट जारी किए जाएंगे। आपका नाम? राजेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य चुनाव अधिकारी, 1200 सिंह, राजगढ़। खैरथल में मातो रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। लायंस क्लब खैरथल, शक्ति, HDFC बैंक, समाजसेवी चेतन तनवानी एवं मोंटी के सहयोग से लगे कैंप में मार्वल ब्लड बैंक द्वारा सेवाएं दी गई। साथ ही अनेक रोगियों का निःशुल्क इलाज कर दवाइयां भी प्रदान की गई। शिविर में 270 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर अभिषेक गोयल, भानु प्रकाश अग्रवाल, जसपाल, जीतू चंदवानी, रिहान, विमल अग्रवाल और दीपक तिवारी आदि उपस्थित रहे। खैरथल स्थित भीमराव अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस दौरान उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राम बाबू जाटव, श्यामलाल मेघवाल, सीताराम, सुरेश कुमार, बाबू वाल्मीकि, किशनलाल जाटव, हरिराम, सीमा देवी और ताराचंद जाटव आदि मौजूद रहे। हिंसा विरोधी पखवाड़े के दौरान लाइट्स कैमरा एक्शन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अलवर मेवात शिक्षा एवं विकास संस्थान, YP फाउंडेशन और रफ एजेस संस्था ने यह आयोजन किया। पहले दिन आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में छात्र छात्राओं, प्रिंसिपल डॉक्टर अनीता सोनी एवं स्टाफ की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरे दिन स्वरूप विलास होटल में लीडर किशोरी बालिकाओं के साथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिसमें लिंग भेद और जातिगत भेद पर चर्चा हुई। वहीं तकनीकी दौर में मोबाइल से फिल्म बनाने के आयामों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में टीम रफ एजेस में शामिल तुलिका और रिधिमा, फिल्म मेकर राजकुमारी प्रजापति, टीम YP एवं एमिड से नूर मोहम्मद, आशा नारंग, पूनम गुप्ता और सकुना उपस्थित रहे। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर।
प्रेमी ने कमरे पर बुलाकर काटा प्रेमिका का गला। मुंडावर कस्बे की घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर जताया रोष। महकमों के आंखें मूंदने से सिलीसेड क्षेत्र में पनपे अतिक्रमण, लगातार मॉनिटरिंग का बना अभाव। कॉलेज छात्रा से छेड़छाड़ के साथ ही की मारपीट। लॉ कॉलेज परिसर में बदमाश युवकों ने दिया अंजाम। और बालाकिला मुख्य मार्ग की मरम्मत नहीं होने से श्रद्धालु और सैलानी उठा रहे परेशानी। पर्यटन पर भी पड़ा प्रतिकूल असर। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।